हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें कहा गया है सैंपल्स ऑफ 4 मेटल्स ए बी सी एंड डी। तो सैंपल लिए गए हैं 4 मेटल्स के और उन 4 मेटल्स का नाम है ए बी सी और डी। एंड एडिड टू द फॉलोइंग सॉल्यूशन वन बाय वन। तो कुछ सॉल्यूशन दे रखे हैं जैसे कि आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। यहां पे मैंने NiT लिखा है, स्पेस नहीं थी। NiT का मतलब नाइट्रेट है और यहाँ SUL का मतलब सल्फेट मान के चलना है आपने। द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड हैव बीन टेबुलेटेड एज फॉलोज। और इसके अलावा बताया गया है कि क्या क्या रिजल्ट आए हैं। इसका मतलब ये है जब मेटल ए को आयरन सल्फेट में डाला गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। मेटल बी को आयरन सल्फेट में डाला गया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। मेटल सी को कॉपर सल्फेट में डाला गया तो क्या हुआ? नो रिएक्शन। मेटल सी को जिंक सल्फेट में डाला गया, नो रिएक्शन। मेटल सी को जिंक नाइट्रेट में डाला गया तो सॉरी सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया तो क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जो रिजल्ट्स हैं वो सारे इस टेबल में गिवन है। तो इस रिजल्ट्स के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो आई होप क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। हमारे पास 4 मेटल्स हैं, मेटल ए, मेटल बी, मेटल सी और मेटल डी। उन चारों मेटल्स को आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट में डाला गया है और जो रिजल्ट्स आए हैं वो यहाँ पे येलो कलर में आपको शो हो रहे होंगे। और इसी रिजल्ट्स के बेस पे हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार आपके लिए बोर्ड पर लिख देता हूं, क्योंकि बिना रिएक्टिविटी सीरीज के क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटाशियम है और सबसे कम रिएक्टिव गोल्ड है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो पहले मेटल ए की बात करते हैं। मेटल ए ने क्या किया? आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं की। ये रहा आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं की, इसका मतलब यह है जब मेटल ए को FeSO4 में डाला गया तो कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका मतलब मेटल ए जो है Fe से कम रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इसकी जगह पे लेके इसको यहां से डिस्प्लेस कर देता और ए जो है सल्फेट के साथ लग जाता। कब? जब मेटल ए आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता। लेकिन रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब ए के पास इतनी पावर नहीं है, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो ए जो है आयरन से कम रिएक्टिव है। तो ये रहा हमारे पास आयरन। चलिए इस रिएक्टिविटी सीरीज को मैं एक बार दूसरे कलर से लिखता हूं, इस कलर से शायद आपको विजिबल ना हो सही से।
तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटाशियम, और सबसे कम रिएक्टिव है Au यानी कि गोल्ड। तो ए ने क्या किया? आयरन सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं की। इसका मतलब ए जो है आयरन से कम पावर में, इसकी जो एक तरह से कह सकते हैं रिएक्ट करने की पावर है, वो Fe से कम है, यानी कि ए की रिएक्टिविटी बहुत कम है Fe से, ये इसको यहां से हटा नहीं सकता। ऐसे समझिए कि ये बहुत स्ट्रोंग है और ये वीक है, और वीक स्ट्रोंग को कैसे उसकी जगह से हटाएगा? तो ए Fe से कम रिएक्टिव है, ये रहा हमारे पास Fe, यानी कि ए कहां पड़ता है? Fe से पीछे कहीं ना कहीं आएगा, इससे आगे नहीं आ सकता। अगर ए Fe से ज्यादा रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन हो जाती। Fe को नहीं हटा पा रहा, मतलब ए इधर कहीं पर है कोई ना कोई। ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट को वो डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि यहां पे अगर कॉपर होता Cu, तो ए ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, रिएक्शन हो गई है, यानी कि ए कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो इसको हटाया और खुद बैठ गया इसकी जगह पर। तो ए ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर ये रहा, यानी कि ए जो है Fe से तो इधर आता है, लेकिन कॉपर से इधर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो हमारा ए है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तभी तो उसने रिएक्शन की। तो ए Fe के इधर और कॉपर के इधर, यानी कि Fe और कॉपर के बीच में कहीं ना कहीं ए है हमारा, और यहां से तो खैर रिएक्शन हुई नहीं, जिंक से भी कोई रिएक्शन नहीं हुई, और सिल्वर नाइट्रेट से भी हमने रिएक्शन नहीं करवाई। खाली का मतलब इनसे रिएक्शन नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी की बात करते हैं। तो ए के बारे में हमें पता लग चुका है, ए जो है यहां से लेकर यहां के बीच में कहीं ना कहीं है ए। ऐसे ही हम बी पता करेंगे। बी ने आयरन सल्फेट से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। अब बी पर आते हैं। तो बी ने क्या किया? आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब बी जो है आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो इस साइड को आएगा। कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें, ये रहा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं करवाई गई है। जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, ये रहा जिंक, यानी कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव और जिंक से कम रिएक्टिव। तो बी कहां पर है? बी इन दोनों के बीच में है, ये रहा बी। अब आप सोचेंगे मैंने जिंक और आयरन के बीच में तो कोई मेटल डाला ही नहीं है। अरे बहुत से मेटल्स होते हैं, हमें सिर्फ कुछ मेटल्स ही याद रखने हैं, ये वाले सिर्फ। तो बी की बात करें, वो जिंक से कम रिएक्टिव है लेकिन आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि आयरन और जिंक के बीच में है बी। चलिए बी की बात भी हो गई, और सिल्वर नाइट्रेट से तो रिएक्शन करवाई नहीं गई है, तो हमने देखनी भी नहीं है। सी की बात करते हैं। सी में क्या हुआ है कि आयरन सल्फेट से सी कोई रिएक्शन नहीं करता, यानी कि सी जो है आयरन से रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो सी इस तरफ है। कॉपर से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है सी, यानी कि कॉपर से भी इस तरफ है वो, यानी कि सी इधर कहीं होगा। जिंक से भी रिएक्ट नहीं कर रहा। भाई सीधी सी बात है, जब आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा तो जिंक को तो वैसे ही डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम बात करें, तो सिल्वर नाइट्रेट में से ये रहा सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, तो सी क्या करता है? सिल्वर नाइट्रेट अगर यहां पे रखें हम, इसको डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब है सी जो है सिल्वर नाइट्रेट से ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर से कम रिएक्टिव है, तो सी कहां पर आएगा? कॉपर से कम रिएक्टिव है, यानी कॉपर के राइट हैंड साइड पे,
और सिल्वर को रिएक्ट करता है तो कॉपर के लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि सी जो है कॉपर और सिल्वर के बीच में है, यहां कहीं सी है, ये रहा सी। अब डी की बात करते हैं। डी आयरन सल्फेट से रिएक्शन नहीं करता, यानी कि आयरन से भी गया गुजरा है, कॉपर से भी नहीं करता, यानी कॉपर से भी पीछे है ये, जिंक से भी नहीं करता, सिल्वर से भी नहीं कर रहा, यानी कि सिल्वर से भी पीछे है, तो डी भाई यहां लास्ट में कहीं है, तो डी की पोजीशन भी हमें पता लग गई। यही सबसे ज्यादा मेन काम था, बस आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है और ये देखना है कि मेटल इन सॉल्यूशन में डिस्प्लेसमेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो यहां पे जो मेटल्स गिवन है उनसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर उनसे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। अब आपका राइट और लेफ्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, बस याद रखना है कि इस तरफ को। और अगर डिस्प्लेस नहीं कर पाता तो वो इस तरफ आएगा, बस इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो ए पार्ट में पूछा गया था विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है भाई? बी। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? बी। सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं वैसे ही आपको डिक्टेट करके समझा देता हूं सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा ये लेंथी है। अगर बी को कॉपर सल्फेट में ऐड किया जाए तो क्या होगा? चलिए बी की बात करते हैं, ये रहा बी। बी को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो क्या होगा? बी को हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट में, तो बी कॉपर से इस तरफ आ रहा है, इस तरफ का मतलब लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो सीधी सी बात है बी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखेंगे? देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या आप ये भी कह सकते हैं कि बी जो है कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, या कोई अलग बात नहीं है, आंसर सेम रहेगा। उसके बाद थर्ड में क्या कहता है वो? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से ए बी सी डी को लगाना है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पहले नंबर पे आएगा, फिर ए, फिर सी और ये फिर डी। ये थर्ड का आंसर हो जाएगा। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी का मतलब क्या है? पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर उससे कम रिएक्टिव, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बनते हैं, इसमें तो काफी कुछ दिया हुआ था, काफी सॉल्यूशंस दिए हुए थे, सिंगल सॉल्यूशंस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखिए, और फिर भी समझ ना आया तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए कि कहां पे आपको समझ नहीं आया, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करके आपके डाउट को दूर करेंगे। आपसे फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।